नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीवी ज्ञानशाला और मैं हूं आपका होस्ट शैल बिहारी शर्मा। तो आज के वीडियो में पेश है पार्ट 2 और वो विज्ञान का कक्षा 10 के लिए। जैसा आप जानते हैं ये पार्ट 1 का शेष भाग है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर है और ये सारे प्रश्न बिल्कुल उस हिसाब से ही मैंने संकलित किए कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आने, वो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, कौशलात्मक है या विश्लेषणात्मक है, वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, 2 का, 4 का या 3 का या ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो मैंने हर चीज को ब्लूप्रिंट के आधार पर संकलित करके संकलित किया है और उसको मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए बातें ना करके सीधे सीधे मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और हाँ, आपसे अपेक्षा जरूर करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें और पूरे अंक प्राप्त करने में आप उनकी सहायता कर सको। ऐसा आप प्रयास करना है और हाँ, अगर हो सके और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। वैसे अमूमन मैं ऐसा कहता नहीं हूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। तो देखिए अब है अगला प्रश्न, पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। भाई बात आई समझ में कि भोजन के माध्यम से ही सजीव ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब ये ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में होता है। शरीर के अंदर भी अनेकों रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर में टूट फूट चलती रहती है, अनेकों कोशिकाएं मृत होती हैं, उनके स्थान पर नई बनती हैं, अनेकों प्रकार के कण हैं या अनेकों जो शारीरिक और जैविक गतिविधियां चलती हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसके जो चरण है वो आप जानते हैं, पोषण का कहां से शुरू होता है, मुंह से। मुख में हम सबसे पहले ग्रास डाल के और भोजन ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात चबाकर वो कहां जाता है, आहार नली में। लार मिलने के पश्चात टाइलिन जिसमें हार्मोन होता है, उसके बाद कहां जाता है, आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर आंतों की भित्ति में। अनेक जो उसमें पाचक रस होते हैं वो मिलते हैं और अनेक जो उपयोगी पदार्थ उस भोजन से निकल सकते हैं उनका अवशोषण हमारा शरीर कर लेता है। फिर लास्ट में क्या है, जो शेष बेकार मटेरियल हो जाता है या बिना बचा हुआ जो भोजन है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और फिर मलाशय के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये सब कुछ है भाई पोषण के अंतर्गत, आप याद कर लेना। अब देखिए स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या क्या हैं। भाई देखिए स्वयंपोषी नाम से ही पता लग रहा है, स्वयं माने स्वयं। तो स्वयंपोषी अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और ये क्षमता प्रकृति ने केवल पादपों को दी है भाई, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, तो आप पढ़ लीजिए इसको। स्वयंपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वयंपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे, अब प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी मैंने लिख दिया है भाई। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये ग्रहण करते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं भाई। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसका जो रासायनिक समीकरण मैंने लिख दिया है 6CO2। ये पेड़ पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, साथ में पानी होता ही है, फिर किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं, जिससे C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, ये बनता है। साथ में जल की कुछ बूंदें बनती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है भाई, ठीक है। तो इस समीकरण को आप अवश्य याद कर लेना, आने लायक है, अवश्य आएगा भाई,
ठीक है, इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है, इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पाद है वो ऑक्सीजन हो रहा है, और यही कारण है कि भाई आज पेड़ पौधों की संख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति के कारण घटते जा रहे हैं, और इस कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो निश्चित अनुपात है जो हमारे लिए लाभप्रद है वो गड़बड़ा रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में तो हर साल आप देखते ही परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल या विषम हो जाती हैं। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं? जानते हैं भाई आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं। अर्थात आप जानते हैं कि माता पिता से जो गुण है वो संतान में जाते हैं, अर्थात आनुवांशिक बहुत से लक्षणों का संतान में जो गुणों का जाना है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, और आनुवांशिकता कहलाता है। और जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं भाई। अब आपसे कोई पूछे कि आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते, आप जानते हैं भाई। इनमें कुछ ना कुछ असमानताएं अवश्य होती हैं। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं, अर्थात शक्तिशाली होते हैं। अयोग्य गुणों वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी भिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती हैं। इस तरह से भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती रहती हैं, यही आनुवांशिक गुण है। तो ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से या माता पिता से कहा संतति में जिनका संचार होता है या जाते हैं, वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं भाई। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में अनेकों ऐसे व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, और यही विधि क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात शरीर से अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों को विभिन्न क्रियाओं के द्वारा बाहर निकालना। अब उसमें से क्या है? त्वचा के द्वारा पसीना आता है, वो भी उत्सर्जन का कार्य करता है। किडनी हमारी, जिसे हम वृक्क कहते हैं, वो हमारे शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को रक्त से छान कर बाहर निकाल देती है भाई। कितना जबरदस्त फिल्टर है, आप सोच नहीं सकते। इतना फिल्टर किसी ने बनाया ही नहीं भाई। आप सोचिए, रक्त में से केवल अशुद्धियों को ग्रहण कर लेता है और बिल्कुल खराब चीजों को बाहर निकालता है, एक भी उपयोगी चीज को बाहर नहीं जाने देता है। आप देखिए, वृक्क से संबंधित भाई, वृक्क से जो उत्सर्जन की क्रिया होती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, एक तो वृक्क है, मूत्र वाहिनी की जरूरत पड़ती है, मूत्राशय की जरूरत पड़ती है और मूत्र मार्ग की जरूरत पड़ती है। ये चार भाई आपको नोट करना है। परिपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? देखो, पर माने दूसरा, और पोषण अर्थात जब कोई जीव जंतु दूसरों से अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये विधि क्या कहलाती है? परिपोषण कहलाती है। और ये कब जरूरत होती है? जब कोई भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार ना कर सके। हम परिपोषी हैं क्योंकि अपने भोजन के लिए हम पादपों पर निर्भर हैं भाई, या दूसरों पर निर्भर हैं। तो देखिए, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परिपोषण कहलाता है। और यह परिपोषण निम्नानुसार चार प्रकार का होता है: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। ठीक है, अब चलिए, श्वसन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। इससे
निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए, हम ऑक्सीजन को क्यों ग्रहण करते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है भाई, एकमात्र ये नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और आप सोचिए कितनी बड़ी प्रक्रिया है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस ऑक्सीजन से भी हमें शरीर में क्या है, ऊर्जा मिलती है। और जो फेफड़े हैं इसका काम करते हैं भाई। लेकिन आप जानते हैं कि जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटते हैं, और इस टूटने की प्रक्रिया के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो श्वसन के माध्यम से होती है भाई। ठीक है, तो देखिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन में देखिए, ध्यान रखना भाई हम एक बात सोचना, अब ये C6H12O6 क्यों लिखा हुआ है? ये O6 और है भाई, ये ग्लूकोज का है। भाई हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो अंततः किसमें परिवर्तित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में। हम जो भी खाते हैं वो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो देखो, हमारे द्वारा खाने के बाद जो पचाव के बाद जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र क्या है? C6H12O6। फिर हम ऊपर से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ऊष्मा उत्पन्न होगी और क्या बनेगा भाई? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कार्बोहाइड्रेट की क्या कार्बन के साथ क्रिया करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली भाई, और 6H2O, और ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है वो 673 किलो कैलोरी भाई, किलो कैलोरी। ठीक है, ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन भी क्या है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्वयं पोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? इसके उपोत्पाद क्या हैं? देखिए, स्वयं पोषण के लिए क्या जरूरत है भाई? पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी है, पता है ना? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना, और पानी को लेते हैं, और इसके बदले में पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं भाई। पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का स्थानीयकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक क्यों कहलाते हैं? भाई देखो, ऑक्सीकारक वो पदार्थ कहलाएगा जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता हो। ठीक है भाई, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में वो दें, ऑक्सीजन दें। अब देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। माइक निकल जाने के कारण यहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, अतः मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं, उसका क्षारीय KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र नीचे लिखा हुआ है K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर ये एथिल एल्कोहल मेथेनोइक अम्ल में अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल रहा है। चूंकि यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट जो क्षारीय स्थिति में है और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर रहे हैं, अतः ये आरंभ में ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, इसी कारण इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। विषम परमाणु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की
संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे अब आप देखिए CH4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं CH H H और H। अब Cl2 है, इसको मैं Cl और Cl के रूप में लिख दूंगा। तो अब क्या करेगा, एक H और Cl तो HCl बना देंगे। साथ में ये देखिए, तो एक तो HCl बन गया, साथ में क्या बना भाई, ये Cl कहां आ गई, यहां आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, CH H H और ये Cl, अर्थात ये क्या आ गया, CH3Cl। और ये क्रिया आगे चली रहेगी। अब क्या बन जाएगा, फिर Cl2 से अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो CH2Cl2, फिर ये क्रिया आगे चल जाएगी, एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित हो जाएगा, HCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CHCl3। फिर Cl2 से अगर इसकी क्रिया कराएं तो लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4। ठीक है भाई, सबको पता है कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। यहां CH4 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन तभी हटेगा जब इसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला दूसरा आ जाए, तो Cl आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और Cl2 यहां क्या कहलाएगा, विषम परमाणु, अर्थात हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कराने के लिए तो आप देखिए अगला प्रश्न देखिए, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए, जो हमें आपका भूरा रंग का या ये जो झिल्ली दिखाई देती है काले काले के ऊपर, ये क्या है, कॉर्निया है भाई। इसी झिल्ली के माध्यम से जो प्रकाश है वो हमारे आंखों में प्रवेश करता है। आइरिस क्या है, आइरिस एक वृत्ताकार डायफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र या सुराख होता है। इस छिद्र को तारा अथवा पुतली कहते हैं। अब समंजन क्षमता क्या है, देखिए भाई, आंख की क्या विशेषता है, जब इसको समीप की वस्तु देखनी होती है तो फोकस दूरी को ऑटोमेटिक कम कर लेती है, और जब आंख से हम किसी दूर वस्तु को देखते हैं तो ऑटोमेटिक फोकस दूरी नेत्र लेंस की बढ़ जाती है। अर्थात ये कार्य इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं लगता कब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए और कब कम हो जाए। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः दूरी के हिसाब से कम या अधिक हो जाना या परिवर्तित हो जाना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नेत्र लेंस के चारों ओर जो मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, तो नेत्र लेंस के चारों ओर स्थित मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करना या परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है भाई। अब निकट बिंदु से क्या तात्पर्य, वह न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र के द्वारा स्पष्ट देखा जा सके न्यूनतम दूरी कहलाती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसका अर्थ ही समझिए देसी भाषा में कि भाई कोई वस्तु है, मुझे स्पष्ट दिखाई देगा, मैं इसको अपने नेत्र के समीप लाता जाऊं, एक स्थिति ऐसी बनेगी जब और समीप लाने पर वो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो वह न्यूनतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकें वो न्यूनतम दूरी कहलाती है भाई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो दूरी कैसी होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम होती जाती है और हमारी स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी है वो बढ़ती जाती है। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अर्थात दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। अब जैसे मैं हूं, मैंने निकट दृष्टि दोष होने के कारण और चश्मा लगा रखा है, अर्थात मुझे स्पष्ट नजदीक की वस्तु 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसको मुझे और दूर करना पड़ता है इतना। और लगभग मेरा जो न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, वो कितनी है, 1 मीटर तक पहुंच चुकी है। और इसी कारण मुझे 1 डायोप्टर क्षमता का
क्या पहनना पड़ रहा है? चश्मा पहनना पड़ रहा है। क्षमता जानते हैं ना, P बराबर 1/F। अगर 1 मीटर दूरी है तो उसकी क्षमता 1 डायप्टर होगी। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न, जरा दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? देखिए, जरा माने उम्र। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उस व्यक्ति को ना तो समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना दूरस्थ वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अर्थात उसकी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग कराया जाता है। कौन सी लेंस का? द्विफॉक्सी लेंस का, अर्थात उसमें उत्तल और अवतल दोनों ही लेंसों का प्रयोग कराया जाता है। जो मैंने इसमें लिख दिया, द्विफॉक्सी लेंस चश्मे का प्रयोग कराया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। देखिए, लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से दी जाती है, अर्थात P बराबर 1/F। और यदि F किसमें हो? मीटर में हो, तो क्षमता को किसमें नापते हैं? डायप्टर में। इसका मतलब F बराबर अगर 1 मीटर हो तो P बराबर भी 1 डायप्टर होगी, अर्थात 1 डायप्टर उस लेंस की फोकस दूरी है जिसकी क्षमता, सॉरी, किसी लेंस की क्षमता P 1 डायप्टर उस लेंस की कहेंगे जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत युक्ति 2 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। तो देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है? P का मान, अर्थात उसकी क्षमता कितनी है, अर्थात जिस दर से कोई विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। तो P का मान कितना दे रखा है? 2 किलोवाट। अब किलोवाट है, पर शक्ति का मात्रक तो आपने वाट पढ़ा है, इसलिए किलोवाट को वाट में परिवर्तित कीजिए। तो 2 किलो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2000 वाट। ठीक है, जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, अर्थात उसको अगर 220 वोल्ट पर अगर चलाया जाए उस विद्युत युक्ति को, तो इस प्रकरण में कितने अनुमतांक के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, अर्थात फ्यूज किस कैटेगरी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखो, अधिकतम धारा कितनी इसमें जा सकती है। अब आप जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू I। तो इस युक्ति द्वारा जो धारा है वो कितनी प्रयुक्त होगी, अर्थात इसमें प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा P/V। तो 2000 P का मान है और V का मान कितना है? 220, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 100/11। तो 11 9 99, 9.1 के लगभग इतने एम्पियर। अर्थात ऐसी स्थिति में अगर वो वस्तु 2 किलोवाट की है और उसको 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस विद्युत युक्ति से 9.1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सीधी सी बात है, फ्यूज किस कैटेगरी का होना चाहिए? 10 एम्पियर वाला। अतः फ्यूज जो फेज तार के साथ जोड़ेंगे, फ्यूज 10 एम्पियर के अनुमतांक का होना चाहिए। का होना चाहिए। ठीक भाई, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परपथ का चित्र बनाइए। चित्र बना दिया है मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए 4 ओम, इसको मैंने R1 प्रतिरोध नाम दे दिया, 6 ओम R2 और 8 ओम R3 नाम दे दिया श्रेणी क्रम में। अर्थात इसके प्रारंभिक सिरे ये है और इसका अंतिम सिरा ये है, इसका प्रारंभिक सिरा ये और अंतिम सिरा ये। तो जब देखिए पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और यह प्रक्रिया आगे दोहराई जाए, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें तुल्य जो प्रतिरोध का मान होता है वो RS किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात ये 4, 6 और 8 ओम के तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर मैं एक कितना प्रतिरोध लगा दूं कि बराबर आ जाए, तो वो कैसे निकालेंगे? मैं जोड़ के निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये 18 ओम। ठीक है भाई, अर्थात इस परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 18। एक ही प्रतिरोध कितना लगा सकता हूं मैं? 18 ओम का। अब
इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? 9 वोल्ट। तो V का मान अर्थात इन प्रतिरोधों के सिरों का जो टोटल विभवांतर है वो कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट है भाई। तो परपथ में प्रवाहित धारा अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में सभी में धारा कितनी होगी? I इस तरह से जाएगी, सब में धारा का मान क्या रहेगा? समान। ठीक है, तो I का मान ओम के नियम से कैसे निकालेंगे? V/RS। आपको पता ही है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं ओम के नियम को। यहां V लिख दीजिए, यहां I और यहां R। ठीक है, V का मान पूछे तो I × R, और I का मान जब पूछे तो V/R, और R का मान पूछे तो V/I। तो I कैसे होगा? V/I पूछ रहा है ना, तो I क्या होगा? V/R, और R के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध लेंगे, क्योंकि R एक नहीं है, 3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध लेंगे, जो कितना है? 18 ओम है। तो देखिए V का मान कितना है? 9 बटे RS कितना है? 18, अर्थात 1/2। इसका मतलब इस परपथ में जो प्रवाहित धारा है वो 1/2 एम्पियर अर्थात 0.5 एम्पियर होगी भाई। ठीक है, कितनी? 0.5 एम्पियर की धारा इस परपथ में प्रवाहित होगी। इस प्रश्न में यह भी पूछ सकता था कि भाई 4 ओम के प्रतिरोध या 6 ओम के प्रतिरोध या 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर क्या होगा, क्योंकि प्रतिरोधक होता है अलग अलग सिरे वाला। ठीक है, और इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब मैं पूछूं, आपको बताऊं कि 4 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होगा? सिरों का विभवांतर, और विभवांतर आप जानते हैं, विभवांतर V बराबर क्या होता है? I R के। तो I कितना है भाई? 0.5, और R कितना है? 4। भाई 4 ओम के वाले की पूछ रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। इसी तरह आप 6 वाले के, 6 ओम के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा? ये V1 था, ये V2 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 0.5 × 6, ये कितना? 3 वोल्ट। और इसी तरह ये अगला है 8 ओम, तीसरा कौन सा है? 8 ओम वाला। तो 8 ओम प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर लिख लेना। V3 बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 × 8, 8 पंजे 40, तो 4 वोल्ट। जोड़ के देखना, 2 और 3 5 और 4 9, टोटल विभवांतर कितना था? 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, जो प्रतिरोधों के अनुपात में उसके सिरों पर बट गया। किस अनुपात में बटा भाई? 2 3, इसके सिरों का विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट। इसके सिरों का विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट। इसके सिरों का विभवांतर कितना है? 4 वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये सवाल हुआ। अब देखिए कितना शानदार है प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कॉलम X और कॉलम Y को आपको करना है, सुमेलित करना है भाई। कॉलम X में कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और कॉलम Y में इनके सूत्र दिए गए हैं भाई। तो आपको उस भौतिक राशि का सूत्र बताना है। तो देखिए पहला है विद्युत धारा। आप जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है? किसी परपथ में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अर्थात I बराबर जो सूत्र है वो किससे दिया जाता है? Q/T। तो देखिए I बराबर Q/T कहां है? आप देखिए ये E है। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे, उत्तर में कैसे लिखेंगे कि पहला संयोजन किसी के साथ है? E के साथ। इसी तरह दूसरे का देखें भाई, दूसरा क्या है? विभवांतर। आप जानते हैं विभवांतर V क्या है? किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। और इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है। तो V का जो सूत्र है वो कितना है? W/Q, अर्थात Q कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि W कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर विभव का मान कैसे दिया जाता है? V बराबर W/Q। तो ये है D, अर्थात सेकंड के साथ कौन जुड़ गया? D। पहले का E दूसरे के साथ D। आप ऐसे लिखना, पहले के साथ E दूसरे के साथ D। अब मैं सीधे सीधे लिख दूं भाई, तो आप आंसर में उस तरह से लिख देना भाई। ओम का नियम आप जानते हैं। ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था। क्या दिया था? कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V बराबर क्या होता है? IR, और ये IR क्या है? F में। तो तीसरे का जो सुमेलन है वो F के साथ हुआ। प्रतिरोधकता आप जानते हैं, देखिए
आपको पता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया ना समझ में? अब अगर इनमें दोनों को कंबाइंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बटे A। प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइए और इसकी जगह एक स्थिरांक मानिए रो, तो रो L अपॉन A। यहां रो क्या है, रो क्या है, एक स्थिरांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो का मान यहां से क्या हो जाएगा, तो रो बराबर देखिए RA बटे L, ये प्रतिरोधकता का सूत्र हुआ और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, R का मान ओम, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर होगा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, बटे L मीटर में, ये कट गया तो कितना हो गया, रो इसका मात्रक अर्थात प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। पर यहां सूत्र पूछ रहा है रो बराबर क्या है, आर ए बटे एल। तो आर ए बटे एल कहां है, ये रहा भाई, रो बराबर आर ए बटे एल, एल है ये, ठीक है। तो रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल, जो किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठेगा, बी में दिया गया है, ठीक है भाई। श्रेणी क्रम संयोजन में आप जानते हैं तुल्य प्रतिरोध का जो मान है आर एस बराबर क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कहां है ऐसा, ये आ गया भाई ए, ये ए के साथ कॉम्बिनेशन है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान आपको पता है 1/r या rp बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, 3 है तो 1/r3, जो कौन सा है, c है। तो ये कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठ गया, c के साथ। तो भाई इसको याद कर लेना, आने की संभावना तो बनती है भाई, ठीक है। अब सुनिए भाई, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश किरण चित्र बनाकर समझाइए। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस बनाते हैं सबसे पहले, तो अवतल लेंस बनाइए भाई, ये अवतल लेंस बन गया, ठीक भाई, अवतल लेंस बना दिया हमने। अब ये इसका, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष मैंने बना खींच दिया, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये इसका प्रकाश केंद्र। अब इसमें कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु यहां है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वस्तु यहां है ए बी, तो इससे एक प्रकाश किरण तो कहां जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। और आपको पता है ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को बिखेरता है, इस तरह से ये चली जाएगी। पर अगर यहां आंख हो, इस जगह आंख हो, तो उसको ये किरण कहां से दिखाई देगी, बैक बढ़ाइए इसको, इस तरह से यहां से आकर दिखाई देगी आती हुई। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से आती हुई दिखाई देगी, एफ से होकर, ठीक है। एक प्रकाश किरण कहां से निकाल दीजिए आप, प्रकाश केंद्र से होकर, इस तरह से जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी। तो अब ये दोनों किरणें कहां मिली, इस जगह पर मिली, तो ये क्या बना, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तव में नहीं बन रहा है, मिलता बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब याद रखना भाई, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, कैसा है, आभासी है, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो आभासी सीधा, और देखिए वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। और यही उसमें ये पूछ रहा है भाई, यही पूछा है ना कि अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश किरण चित्र बनाकर समझाइए। समझा दिया हमने। अगला भाग देखिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए लेंस जो सूत्र है, दूसरा क्या है, लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र आपको पता है क्या है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां लिखना भाई, u क्या है, लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से बिंब या वस्तु की दूरी, ये समझा के आना है आपको, वस्तु की दूरी। v क्या है, लेंस से
प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी। अब इसका प्रयोग करने के लिए आपको चिन्ह प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आप जानते हैं कि लेंस के लिए समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती हैं, और आपतित प्रकाश की किरण में ली गई दूरियां, अर्थात प्रकाश केंद्र से अगर हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो धनात्मक मानी जाएंगी, और प्रकाश केंद्र से बाईं तरफ आएंगे तो दूरियां ऋणात्मक मानी जाएंगी। ठीक है, और लंबवत ऊपर की ओर अगर कोई ऊंचाई है प्रकाश केंद्र से तो वो धनात्मक मानी जाएगी, और नीचे की तरफ ऋणात्मक मानी जाएगी। तो 3 पॉइंट याद रखने कि समस्त दूरियों का मापन प्रकाश केंद्र से होगा। प्रकाश केंद्र कौन सा है, इस पॉइंट से होगा। और इधर की दिशा में, प्रकाश केंद्र से इधर की दिशा में कैसे होंगी, दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी, बाईं तरफ ऋणात्मक मानी जाएंगी। ऊपर की ओर जैसे यहां धनात्मक है ये ऊंचाई, और ये भी, और अगर प्रतिबिंब अगर नीचे बनता तो वो कैसी मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती। ठीक भाई, आगे चलिए। अब अथवा में देख लीजिए प्रश्न, ये आएगा भाई ये प्रश्न, मैं मजाक में नहीं किया इसलिए क्योंकि इसमें अथवा लगना है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं भाई। अब देखिए, उत्तल लेंस के सामने f और 2f के मध्य वस्तु रखी गई है, तो आवश्यक किरण चित्र बनाकर प्रतिबिंब कैसा होगा समझाना है। वस्तु कहां है, f और 2f के मध्य। तो देखिए, चलिए f और 2f के मध्य तो बना देते हैं भाई। अथवा वाला देखिए, कोई उत्तल लेंस है, चलिए ये अथवा वाला है। अब तो उत्तल लेंस मैंने बना दिया भाई, बन गया ना भाई। ये इसका मैंने लाइन खींच दी जो मध्य बिंदु निकालने की, ये इसका मुख्य अक्ष खींच दिया, ये इसका प्रकाश केंद्र है भाई। अब देखिए ध्यान रखना, ये अगर इतनी दूरी f है, इतनी दूरी पर क्या होगा, 2f भाई। o से f है, f से 2f, दोनों तरफ होते हैं, तो एक कहाँ है f और ये कहाँ है भाई 2f। अब वस्तु कहाँ है, देखिए वस्तु कहाँ है, f और 2f के मध्य रखी गई है, तो वस्तु यहाँ है, f और 2f के मध्य कोई वस्तु मैंने बना दी भाई, ये वस्तु a भी है। अब इससे प्रतिबिंब का बनना आपको आना चाहिए भाई। कैसे आना चाहिए, एक प्रकाश किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, f से होकर गुजरती है। आपको नहीं रटना है, आपको सीधी निकाल देनी है इस तरह से, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर आएगी, प्रकाश केंद्र से, और प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है भाई। देखिए, तो ये दोनों किरणें कहां मिली, इस जगह पर मिली, ये निकल गई ना सीधी, तो इस जगह पर ये प्रतिबिंब ये बना भाई। और इस प्रतिबिंब का नाम क्या दे दूं, a डैश और ये b डैश। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तव में बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है भाई। आप लिखना, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है, वास्तविक उल्टा। आप वैसे भी जानते हैं कि जो प्रतिबिंब आभासी हैं वो सीधे होंगे और वास्तविक हैं वो उल्टे होंगे। वास्तविक उल्टा, वस्तु से कैसा है, बड़ा, वस्तु इतनी हाइट की है, देखिए प्रतिबिंब इतना हाइट का है, तो वस्तु से बड़ा, तथा कहां बनता है, 2f और अनंत। देखिए 2f के परे बन रहा है, इधर की साइड 2f और अनंत के मध्य, तथा 2f व अनंत के मध्य बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना इसको, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष और उसके निवारण में प्रयुक्त लेंस का उपयोग करके किरण चित्र की सहायता से समझाना है। अब आप सोचिए भाई, निकट दृष्टि दोष, आप इसके लिए मेरा एक वीडियो अलग है, मैंने डाल रखा है, उसको देख लेना और मैं यहां समझा देता हूं। देखिए, आंख के जो दोष हैं वो आपके कोर्स में 3 दिए गए हैं। पहला दोष निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन मत बनाना। निकट दृष्टि दोष को कैसे याद रखें, मन में सोचिए, हमारी आंखों की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो निकट की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखे और दूरस्थ वस्तु को भी स्पष्ट देखे। लेकिन आंखों में ऐसी विशेषता आ जाए कि निकट की वस्तु को तो साफ दिखे लेकिन दूर की वस्तु को वो स्पष्ट ना देख पाए, तो ये गड़बड़ है ना। तो कौन सा दोष हुआ, वो निकट दृष्टि दोष। तो जौन सा दोष है उस दोष में वो वस्तु तो साफ दिखाई देती है, जैसे निकट दृष्टि दोष है। समझना इस बात को, निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी
और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अब दूरदृष्टि दोष की परिभाषा बताना। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब सोचिए भाई, अगर मैं इसको हटा दूं भाई, चलिए मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे स्पेस बनाना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं भाई, चलिए अब सोचना भाई, क्या सोचें कि मैं एक हमारा मस्तिष्क बना देता हूं। चलिए सोचना, ये है, और ये हमारा नेत्र लेंस मैंने बना दिया, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब सोचना, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन देखो निकट की वस्तु है, निकट की वस्तु तो यहां, जैसे निकट की वस्तु यहां मान लेता हूं मैं O, और ये इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इस तरह से किरणें गई और हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर ये रेटिना पर मिल गई, तो यहां तो स्पष्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया भाई। लेकिन यही वस्तु अगर हो दूर, अब इसको मैं मान लेता हूं O डैश पर। अब O डैश पर स्थित कोई वस्तु यहां है, तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, एक किरण ये गई और एक किरण ये गई। अब ये दोनों किरणें गई है इस तरह से, नेत्र लेंस तो वही है, अब ये क्या करेगा, इनको जल्दी ऐसे मोड़ देगा, अर्थात अब ये जो प्रतिबिंब है वो कहां बन गया, रेटिना से पहले बन गया। यहां रेटिना यहां है, यहां तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन यहां ये रेटिना से पूर्व बना है, रेटिना से पूर्व या पहले बना अस्पष्ट प्रतिबिंब। भाई रेटिना से पहले अगर प्रतिबिंब बन जाएगा तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब इस समस्या का निवारण कैसे करें, अर्थात किरणों को पहले मोड़ दिया इसने, नेत्र लेंस ने, तो ऐसा लेंस बीच में अगर आ जाए जो किरणों को बिखेरता हो, तो वो है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से युक्त चश्मा पहनाया जाता है, अवतल लेंस से युक्त चश्मा पहनाया जाता है। तो भाई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या करेंगे हम, देखिए अब उसी आंख को बना रहा हूं मैं, ये आंख हो गई भाई, ये इसका लेंस हो गया, ये इसका, ठीक है भाई, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए चश्मा पहना रहे हैं, ये कौन सा, अवतल लेंस वाला चश्मा पहना रहे हैं। अब ये दूर की वस्तु है O डैश, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें पहले चश्मे पर आपतित होंगी, अर्थात अवतल लेंस पर आपतित होंगी, सीधी सी बात है। अवतल लेंस इनको बिखेरेगा, इस तरह से बिखेरेगा, बिखेरेगा ना इस तरह से, ये बिखेर दी भाई। अब बिखेरने के कारण ये किरणें सीधी कहां आ जाएंगी, रेटिना पर, ठीक है, अवतल। और जब अवतल लेंस का प्रयोग किया हमने, तो सीधे सीधे प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना पर आ गए, तो रेटिना पर बना स्पष्ट प्रतिबिंब, बना स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है। तो सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस वाला चश्मा पहनाया जाता है, जो डॉक्टर एक कंप्यूटर के माध्यम से जांच करता है और नाप लेता है भाई कितनी क्षमता का, कितने डायोप्टर का चश्मा इसको पहनाया जाएगा, ठीक है भाई, समझा दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो मैंने मेरे वीडियो में बहुत शानदार बताया भाई, किसी, क्या बताऊं, किसी कोई भी लेंस है, या तो प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा जो अभिसारी या उत्तल लेंस करता है, या अपसारित करेगा जो अपसारी या अवतल लेंस करता है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है, जो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो अगर किसी लेंस की क्षमता P हो और फोकस दूरी F हो, तो P और F में एक संबंध दिया जाता है, अर्थात P बराबर 1/F, ठीक है। अर्थात किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। और यदि F किस में हो, मीटर में हो, तो क्षमता का जो मात्रक है वो किस में नापते हैं, डायोप्टर, जो मैं पहले प्रश्न में बता चुका हूं, जो छोटे वाले प्रश्न थे उसमें बता चुका हूं। अब देखिए, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र 2F1 और F1 की मध्य कोई वस्तु है, तो उसका बिंब, अभी मैंने अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना आपको बता दिया था।
इसको देखिए, जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अवलंबित आपतित होता है तो क्या होता है, देखिए ध्यान रखना, अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगा तो वो सीधी निकलेगा। अगर ध्यान रखो भाई, जैसे ये कोई कांच की सिल्ली है भाई, ये कोई कांच की सिल्ली है, इस पर अगर कोई इस तरह से प्रकाश किरण आए तो वो अवलंब की ओर झुकेगी, है ना, विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकेगी, और फिर जब सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, इस तरह से जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आए, 90 डिग्री का कोण बनाए, ये तो कोई 30 डिग्री का या 40 डिग्री का कोण है, अगर प्रकाश किरण सीधे आए, अवलंबत आए, तो वो बिना मुड़े सीधी निकलेगी भाई। ठीक है, तो किसी सतह पर अवलंबित आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकलेगा, अर्थात उसका विचलन नहीं होगा, उसका अपवर्तन नहीं होगा। आई समझ में? चलिए भाई, आंख के दो दोष मैंने भी आपको बता दिए भाई। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है और लाल भी क्यों दिखाई देती है, मैंने लिख दिया है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, अर्थात सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यास्त और सूर्य जो उदय होता है उसमें टोटल 4 मिनट का अंतर आ जाता है भाई। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, वायुमंडल में अनेकों गैसें हैं और अनेकों गैसों के अनेकों परमाणु होंगे, वे बिखरे हुए, इसके साथ प्रदूषित कण भी हैं, धूल के कण भी हैं, जलवाष्प के कण भी है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इन कणों पर, जलवाष्प के कणों पर और गैसों के कणों पर आपतित होता है तो वो विभिन्न कोणों से मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। अब इसमें सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, इस कारण हमें आकाश बैंगनी दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें देखता है आसमानी। क्यों? हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रति सुग्राही नहीं है, अर्थात बैंगनी रंग को हमारी आंखें देखना पसंद ही नहीं करती, इस कारण वो बैंगनी रंग को नहीं देखती, आसमानी रंग को देखती है। और वैसे भी बैंगनी और आसमानी बहुत क्लोज है भाई। ठीक है, और इनके जो विचलन है उनके कोण में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इस कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और इस प्रकीर्णन के कारण ही इससे मिलता जुलता प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव है, जो मैंने लिख दिया। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है भाई, इन कणों में धुआं भी है, जल की सूक्ष्म बूंदें भी हैं, ऊपर भाई जल वाष्प बन के जाता है तो जल की सूक्ष्म बूंदें भी हैं, अनेकों गैसों के कण भी हैं, धूल के कण भी हैं, प्रदूषण के कण भी हैं। ठीक है, तथा वायु के अणु भी सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो इस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारे पास तक पहुंचता है तो यह परिघटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है, अर्थात कोलाइडी कण। कोलाइडी कण का मतलब जो छोटे छोटे कण हैं, इसके धूल के कण हैं, गैसों के परमाणुओं के कण जो हमें दिखाई देते हैं, इसके अलावा जल वाष्प के कण हैं, ये सब छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अर्थात वायुमंडल में अनेकों गैसों, प्रदूषण कणों के या जलवाष्प के कणों के द्वारा प्रकाश का मुड़ना या विसरित होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप कैसे भी लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उदाहरण आप इसके देख सकते हैं कि धूल या धुएं से भरे कमरे में, आपके कमरे में अगर कोई धूल या धुआं आ जाए, तब आप रोशनदान से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो उस समय आप धूल के कणों को स्पष्ट देख पाएंगे। तो देखिए, धूल या धुएं से भरे कमरे के किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। घने जंगलों के बितान से सूर्य की किरणों का गुजरना, घना जंगल है, पेड़ों से छन छन के और सूर्य की किरणें आ रही हैं, तब भी आप सूर्य की किरणों का मार्ग आसानी से देख सकते हैं। तब आपको देखेंगे कि कण उड़ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश जो सीधी रेखा में चलने वाला है
छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों में भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब कोहरा पड़ता है तब भी ये प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, मैंने बता ही दिया। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, वो कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसलिए भाई सबसे ज्यादा जो शुभग्राही है वो आसमानी रंग है और हमें आसमानी रंग दिखाई देता है। फिर मैंने एक अलग टेस्ट चेंज करने के लिए आपको प्रश्न रख दिया है कि दिए गए परपथ में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान रखना भाई, ये समांतर क्रम संयोजन आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से आप बिंदु B और C के मध्य देखेंगे कि एक 5 ओम का और एक 10 ओम का जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में संयोजित है। आप जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में भाई क्योंकि दो प्रतिरोधों को दो अवेनिष्ट बिंदुओं के मध्य जोड़ा गया है, इसलिए इनका जो विभवांतर है वो तो समान रहेगा। अर्थात 5 ओम और 10 ओम दोनों प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर क्या रहेगा, बैटरी के विभवांतर 12 वोल्ट के बराबर है। तो दोनों का विभवांतर तो क्या है 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों को अवेनिष्ट बिंदुओं के मध्य जोड़ा गया है। दोनों के प्रारंभिक सिरे B है भाई, 5 ओम भी यहाँ आके जुड़ रहा है, 10 ओम भी यहाँ के जुड़ रहा है और अंतिम सिरे 5 ओम का भी यहाँ आ रहा है और 10 ओम का भी यहाँ आ रहा है। तो प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक जैसे हैं, इसलिए दोनों प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर रहेगा समान। लेकिन चूंकि इनके प्रतिरोध अलग अलग हैं इसलिए प्रवाहित धारा इनमें रहेगी अलग अलग। तो धारा इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी। तो देखिए क्या पूछ रहा है, 10 ओम के प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा I2 का मान क्या होगा, V/R2 और V का मान कितना है 12 वोल्ट। भाई दोनों के सिरों का विभवांतर 12 है तो 12/I2 V/R2 और V का मान 12 है तो R2 का मान कितना है 10। तो 12/10 अर्थात 1.2 एम्पियर की धारा इससे गुजरेगी। ठीक है, और अगर 5 ओम वाले में पूछता तो कैसे निकाल देते, हालांकि पूछा नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। I1 बराबर होगा V/R1, V का मान 12 और R1 का मान कितना है 5। तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 2.4 एम्पियर। टोटल धारा इसमें तो कितनी गई भाई 2.4 और इसमें 1.2, टोटल धारा I का मान कितना हो जाता 3.6 एम्पियर। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अब चलिए एल्काइन क्या है, इनका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी लिखना है। ध्यान रखना भाई, आपने पढ़े ना एल्कीन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या है, ऐसे कार्बनिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बनों के बीच सिंगल बंध हो, एकल बंध हो, तो वो एल्केन ग्रुप के माने जाते हैं, जो संतृप्त माने जाते हैं। अर्थात जितने दिखते हैं इतने अक्रियाशील नहीं होते। लेकिन एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त माने जाते हैं। एल्कीन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बनों के मध्य द्वैबंध पाया जाता है। ठीक है, और एल्काइन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बनों के बीच त्रिबंध पाया जाता है। तो एल्काइन की परिभाषा देखिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक त्रिबंध पाए जाते हैं। मतलब कम से कम एक त्रिबंध दो कार्बन परमाणुओं के बीच होना आवश्यक है। ठीक है, अब इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n-2, अर्थात इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दोगुने से 2 कम होती है। ध्यान रखना, एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या है वो CnH2n+2 है। एल्कीन का क्या है, एल्कीन का कितना है CnH2n। तो एल्काइन का क्या है भाई CnH2n-2, दो घट रहा है। देखिए +2 से 2 घट गए तो केवल 2n रह गया, इससे 2 और कम करें 2n-2। ठीक है भाई, अब देखिए यदि इस सूत्र में अगर मैं n का मान 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, 1 C1
H 2 एकम 2 -2, तो C1H0 जो संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यौगिक तो संभव है नहीं, तो N का मान रख दीजिए 2, तो क्या हो जाएगा प्रथम यौगिक C2, H के पास N की जगह रखिए 2, तो देखिए H के कितने परमाणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 2 × 2 - 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2, तो C2H2 ये क्या कहलाएगा एथाइन। कार्बन के 2 है भाई, कार्बन के परमाणु 1 है तो मैथ बोलता है, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इस तरह से आपको पता ही है। अब आयन एथाइन है इसलिए, ठीक है, एथाइन बोल के पता लग गया ना, क्योंकि एल्काइन है तो एथ तो 2 कार्बन के कारण प्लस त्रिबंध होने के कारण, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होने के कारण आयन और आ गया, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया एथायन, एथायन, ठीक है, या एथाइन कैसे भी बोल दीजिए। अब सुनो भाई, कार्बन की विशेषता क्या है भाई, इसके बाह्यतम कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा भाई, देखिए ये 2 कार्बन मैंने बना दिए, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, समझने का प्रयास करना भाई। अब पहले कार्बन के लिए तो मैं क्या कर देता हूं, देखिए इसके पास कितने हैं, 1 2 और 3 और चौथा ये मैंने यहां रख दिया, ठीक है भाई। और दूसरे कार्बन के पास भी 4 है भाई, तो 4 है तो इसको मैं इधर रख देता हूं, इसके 1 2 3 और ये 4 रख दिए भाई। अब ये क्या करेंगे भाई आपस में, पहले तो क्या करेंगे आपस में 2-2 का साझा करेंगे, साथ में 2-2 का साझा भी कर लेंगे तब भी अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, तो अब जो H है, अब मैं H बना देता हूं इसमें, चलिए H, ये H है और ये H है। अब H के पास भी तो परमाणु है, इसके पास है वो मैंने इस ऐसे मान दिया, इसके पास है वो ये मान दिया। अब देखिए ये जो वाला कार्बन है वो अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा, देखो 3 ये अपने पास है, चौथा ये 3 इसके ग्रहण करेगा और इसके ग्रहण करेगा, तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 8, हुआ कि नहीं हुआ, देखिए भाई। वैसे भी देखिए ये अपना अष्टक, ये कार्बन वाला कैसा अष्टक पूरा करेगा, देखिए ऐसे अष्टक पूरा करेगा, इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हो गया ना भाई, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब देखिए हो गया ना, 3 दूनी 6 और 2 8। अब ये कार्बन कैसे अष्टक पूरा करेगा, ये अष्टक पूरा कर लिया, ठीक है। तो दोनों कार्बनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में याद हो कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2 आ जाएं और नहीं तो 8 हो जाएं। अब ये हाइड्रोजन वाले रह गए, तो हाइड्रोजन वालों का भी अष्टक पूरा कर दीजिए। हाइड्रोजन वालों का अष्टक पूरा कैसे करेंगे भाई, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए भाई इसने, सॉरी ठीक है, एक इसके पास पहले से ही था, एक इसका ले लिया कार्बन का। इस तरह से ये जो हाइड्रोजन परमाणु ये भी पूरा कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ये मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएंगे भाई, कार्बन, दोनों कार्बनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो ट्रिपल बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उतने ही बॉन्ड लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड C है, इसका मतलब दोनों कार्बन 2-2 परमाणुओं का साझा कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, ठीक है। अब हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, अर्थात कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रही है दोनों साइड, ठीक है। इस तरह से ये एथाइन की क्या है संरचना है, मैंने बता दिया भाई। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर उपस्थित क्षेत्र में लगने वाला बल ज्ञात किया जा सके, ठीक है भाई। तो वो क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है भाई, क्या है वो, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है। और वह कौन कौन से कारक हैं मैं आगे इसी में पढ़ाऊंगा डिटेल से कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या है भाई, जिन पर चालक, ठीक है। अब कौन कौन से कारक हैं,
जिन पर चालक पर आरोपित बल का मान निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चालक की लंबाई और धारा का मान। आगे इसकी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ प्रश्न आ गया है तो आप सरसरी तौर पर आप देख लीजिए। इसको विस्तृत रूप से मैं चैप्टर के या इस वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं चित्रों के माध्यम से, चिंता ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न संकलित करके रख लिए, केवल इनका मैं सस्वर पाठ इस समय कर रहा हूं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को विपरीत करने पर चुंबकीय बल का मान भी उल्टा हो जाता है। ये अंगुष्ठ नियम से, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से ज्ञात करते हैं कि कोई चालक है मेरे पास, इसको इस तरह से पकड़िए कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो। जैसे ये चालक है मेरे पास, अगर इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो मैं अपने दाहिने हाथ में, ये मेरा दाहिना हाथ है, आपको बायां दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन दाहिना हाथ है मेरा, ये देखिए दाहिना हाथ है, इसको मैं अपने दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ रहा हूं कि मेरा अंगूठा इसमें प्रवाहित धारा की दिशा में, तो जिस दिशा में मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, ये मुड़ रही है ना इस तरह से, ये इस तरह से मुड़ रही हैं, तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ रही हैं वो चुंबकीय बल को दिखाएगा। भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं धारा की दिशा में अपना अंगूठा रखूंगा तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ रही हैं इस तरह से, ये क्या होगा, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया गया, उसकी दिशा बताएगा, ठीक है। अब सुनिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, हाँ इसको पढ़ लेना भाई और वापस, है ना। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें X और Y भी निकलती हैं। गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के काम में आती है। गैस X और Y कौन सी, उनके नाम लिखना है। देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक उत्पादन करने की विधि है। आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि आयताकार पात्र जो विशेष प्रकार का बना होता है उसमें सोडियम क्लोराइड का या नमक का सांद्र विलयन भरा जाता है जिसे हम ब्रायन बोलते हैं, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आपने चित्र को ध्यान से, है ना, पढ़ लेना, ध्यान से मनन कर लेना, बना लेना, क्योंकि ये क्रिया कौन सी कहलाती, क्लोर क्षार क्रिया। आपने देखा होगा उसमें एक आयताकार पात्र लेते हैं इस तरह से, और इसके यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है जो झिल्ली वाला है ऐसा, इससे आयन इधर उधर जा सकते हैं। इसमें भर दिया मैंने नमक का घोल, और नमक का घोल भरने पर NaCl, ठीक है, NaCl का, और इसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करेंगे तो देखिए भाई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि NaCl जो यौगिक है वो दो भागों में टूट जाएगा। कैसे, आयनित हो जाएगा Na+ और Cl-, अर्थात जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई और इधर को क्या है, मान लीजिए ऋण है और ये धन है, और यहाँ मैंने ये ऋण और ये धन, और इस तरह से अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये बैटरी है हमारी, तो ये Cl तो कहाँ भगेंगे, इधर की ओर, ये Cl इधर को भगेंगे, और इधर से नमक के ये सोडियम इधर भगेगा, ठीक है भाई। अब देखना साथ में जो पानी भरा हुआ है इसमें, नमक का घोल ही तो है इसमें, इसका भी विघटन होगा, आयनन होगा, वो क्या बनाएगा, H++ OH-, और आप जानते हैं ये आयन भी विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। अब विपरीत इलेक्ट्रोड की मतलब समझ रहे हैं आप कि ये किधर भागेगा, OH- भागेंगे, कहाँ, OH इस पानी में से निकल के इधर को आएंगे OH-, और इधर को जाएंगे कौन, H+। तो सीधी सी बात है, देखिए ये Na+, इधर की साइड कौन कौन आएंगे, Na+ और OH, तो देखिए Na+ और OH-, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaOH। साथ में क्लोरीन गैस इधर मुक्त होगी, क्लोरीन गैस इधर मुक्त हो रही है, और हाइड्रोजन गैस इधर, OH से कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इधर को क्लोरीन गैस और इधर को हाइड्रोजन गैस। तो वही तो कह रहा है कि X, दो गैसें X और Y निकलती हैं, ठीक है। X फटफट की ध्वनि के साथ, आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस को अगर जलाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है भाई, ठीक है, अर्थात ये स्वयं ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है। तो X क्या है, हाइड्रोजन गैस है भाई जो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, और Y कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है जो जल को कीटाणु मुक्त, जल को
कीटाणु मुक्त करने के काम आती है, कीटाणु मुक्त करने के काम आती है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें देखिए NaOH क्षार है भाई और क्लोरीन, तो देखिए क्लोरीन का क्लोर और क्षार NaOH है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई समझ में? अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन किसको कहते हैं आपको पता ही है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, जिसमें क्या होता हो? H2 हाइड्रोजन का योग होता हो या O2 का निष्कासन होता हो। मतलब या तो ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब इस समीकरण को, ये तो क्रिया लिख दे, एक उदाहरण भी देना है भाई। जैसे उदाहरण दे दिया CuO प्लस H2, क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। तो यहां देखिए CuO में से यहां लिखेंगे ऐसे, यहां CuO में से ऑक्सीजन निकलकर, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, निकलकर क्या बन रहा है? Cu भाई, O में से ऑक्सीजन निकल के Cu बन रहा है। ठीक है भाई, अतः इस क्रिया में CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए NaOH, और ये दूसरा है भाई, दूसरे को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं कि इस समीकरण को, ये जो समीकरण दिया गया है NaOH प्लस H2SO4 और साथ में Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, इसको संतुलित करवा रहा है। तो सबसे पहले धन मूलक को संयोजित किया जाता है। तो धन मूलक क्या है? Na को देखिए, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ कितने परमाणु है? 2। तो इधर बराबर करने के लिए मैं क्या कर देता हूं? 2 का गुणा। ठीक भाई, अब देखिए H के यहाँ कितने हो गए? 2। H के कितने हो गए? 2। 2 का गुणा दोनों सब में हो रहा है, तो H के 2 हैं, यहाँ H के 2 हैं, हो गया काम। अब सुनिए, H के 2 तो यहां सोचिए, 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल H के कितने हो गए? 4। यहां कितने हैं? 2। तो यहां किसका गुणा कर दूं? 2 का। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2 और 4, यहां 6। तो देखिए 4 और ये 2 है, ये 6। ऑक्सीजन भी पूरा हो गया, H2 हो ही गया, और Na के कितने? 2, Na के 2 हो गया भाई, और S का 1 है, S का 1 है। तो अब ये संतुलित हो गया भाई। ठीक है भाई, ये क्या है? संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण आप लिखेंगे इस तरह से। तो संतुलित समीकरण क्या है इसका भाई? क्या है देखना, 2NaOH जो संतुलित किया है प्लस H2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अब देखिए भाई, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। ठीक है, जो मादा जननांग है भाई, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य भी हमें लिखना है। मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र भी बनाना है। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न बन रहा है बंधु। तो देखिए मैं ढंग से इसको पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा ये विस्तृत, क्योंकि आने वाला प्रश्न है भाई। सुनो, सब ढंग से पढ़ लेना है। अब इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके। देखो, बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं जो वाहिनी में पदार्थ स्रावित करती हैं। उदाहरण के लिए लार ग्रंथि, लार में तो उन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं जो बाहर स्राव करती हैं। ठीक है भाई, जैसे लार में लार ग्रंथि होती है जो लार को भोजन में मिलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतर माने अंदर, अंतः माने अंदर। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो सीधे रक्त में अपना पदार्थ स्रावित करती हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अर्थात अपना हार्मोन छोड़ने के लिए किसी नली की जरूरत नहीं होती भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला
पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ निकालती हैं, स्राव करती हैं, रक्त में डायरेक्ट मिलाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। ये पदार्थ रक्त के जरिए यात्रा करता है और शरीर के संबंधित अंग पर काम करता है। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक दूत कहलाते हैं। हार्मोनों को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई भाई? अब चलिए भाई, ऐसी कई ग्रंथियां हैं, अब हमारे शरीर में ऐसी अनेकों ग्रंथियां हैं जो केवल बहिस्रावी ग्रंथियों का कार्य करते हैं या केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो दोनों का काम करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी काम करते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों का भी काम करते हैं। ठीक है, अग्नाशय, वृषण और अंडाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करते हैं। कौन कौन से? अग्नाशय, वृषण और अंडाशय, ये ऐसे हैं जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर काम करता है और इंसुलिन का स्राव करता है। ठीक है, आप इनको ढंग से पढ़ लेना। अब देखिए भाई, इस चित्र में आपको केवल एक अंतर दिख रहा होगा। ठीक है भाई, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को दिखाना है। ये नर है, ये मादा है। ठीक है, अब इसमें देखिए मुख्य को याद कर लीजिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है और इससे जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है पिट्यूट्राइन। और पिट्यूट्राइन की जो मात्रा है वो क्या निर्धारित करती है कि व्यक्ति की लंबाई कैसी होगी। अगर पिट्यूट्राइन हार्मोन अधिक मात्रा में बन रहा है तो व्यक्ति की लंबाई तेजी से बढ़ जाएगी, अर्थात वो दानवाकार भी हो सकता है। और अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का मान कम हो जाएगा तो व्यक्ति नाटा या बौना रह जाएगा। पीयूष ग्रंथि याद रखनी है। तीसरा, आपको हाइपोथैलेमस भी याद रखनी है कि ये यहां है भाई, इस जगह पर। फिर है अबटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थायराइड, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। अब थायराइड ग्रंथि कहां होती है? गले के इस भाग पर होती है। अब इससे स्रावित हार्मोन का नाम भी आपको याद रखना है, थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा होती है भाई। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम निकलेगा तो आयोडीन की कम मात्रा हो जाएगी, और आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो गले में यहाँ सूजन आ जाता है, जिसको गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। काफी सूजन आ जाती है, गला लटक जाता है इस तरह से, जिसको क्या बोलते हैं? गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तो थायरॉक्सिन में किस की मात्रा होती है? आयोडीन की। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। फिर भाई आपको थाइमस ग्रंथि और ये याद रखनी है। फिर अग्नाशय ग्रंथि है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन आप जानते हैं हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को नियमित करता है, अर्थात अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर शक्कर है, हम जो भी खाते हैं अंत में उसका कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, तो ऊर्जा उसी से मिलती है, तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब यहां क्या करना है? अगर नर है तो आप इस जगह वृषण दिखाएंगे, और अगर आप मादा हैं, मादा की पूछे तो आप यहां अंडाशय दिखाएंगे। ठीक भाई, बाकी के दोनों में सेम है। इस चित्र को आप ध्यान से देख लेना, इसमें 3, 4, 5 ग्रंथियों को याद रख लेना। फिर मैंने नीचे सारी ग्रंथियों को लिख दिया है क्रम से, इससे स्रावित होने वाले हार्मोनों को लिख दिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, और वो हार्मोन क्या कार्य करता है, अर्थात उसकी अधिकता हो जाएगी तो कौन से नुकसान हो जाएगा या फायदा हो जाएगा। ऐसे ही पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो मैंने कहा अगर ज्यादा निकलेगा तो दानवाकार हो जाएगा, और कम निकलेगा तो व्यक्ति नाटे रह जाते हैं। ठीक है, और अधिक स्राव होने पर व्यक्ति बहुत लंबे हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि मैंने बता दिया, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का नियंत्रण करता है, उसके ऑक्सीकरण में मदद करता है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिस वजह से गलगंड, जिसे गोइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं, वो हो जाती है। गला लटक जाता है, गले में सूजन आ जाती है। इसी तरह आप पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवक्र की ग्रंथि जिसको एडिनल ग्रंथि कहते हैं ना, वृषण, आप देखिए नर में, ये नर में होता है भाई वृषण। अब इससे 2 हार्मोन निकलते हैं पुरुष में। कौन से? कौन सा हार्मोन निकलता है? मुख्य टेस्टोस्टेरोन।
और जब टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो व्यक्ति में 14-15 वर्ष की उम्र में द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का विकास होना, ये इसके लक्षण है। इसी तरह अगर मादा है तो उन ग्रंथियों में ये ग्रंथि पाई जाएगी भाई अंडाशय, और इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनको याद रख लेना। पुरुष के वृषण से केवल टेस्टोस्टेरोन निकलता है, लेकिन अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मादा यौन अंगों और महिला गुणों जैसे स्त्रियोचित आवाज अर्थात आवाज का कोमल होना, बारीक होना, कोमल त्वचा आना, स्तन ग्रंथियों का विकास, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो सर्किल होता है पीरियड वाला ना, उसको नियंत्रित करता है और गर्भावस्था के दौरान भी ये मदद करता है। इनको आप पढ़ लेना भाई। अब आपको जो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसमें 2 चित्र आने हैं भाई इस साल। तो सबसे ज्यादा जो हर साल आ रहा है वो है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय रेखाएं खींचना। तो देखिए मैंने यहां खींचकर आपको बता दिया है इस तरह से भाई, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना। इसको मैं खींचना आपको बता देता हूं क्या करना है भाई। ये तो बना हुआ चित्र, इसको ध्यान से देख लेना कैसे करना है। आपको एक छड़ चुंबक इस तरह से बनानी है, स्केल की सहायता से आपको ऐसे बनाना है। ये एन उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आप जानते हैं छड़ चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अब क्षेत्र रेखाएं भाई, ये छड़ चुंबक जितनी दूरी तक अपना प्रभाव रखता है ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्षेत्र रेखाएं काम में ली जाती हैं। तो इनको कैसे खींचते हैं, बहुत आसान है। आप किताब की तरह मत जाइए, मेरी सुनिए ध्यान से। कैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। कैसे भाई, एक रेखा खींचिए और इस तरह से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निशान इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, एक और खींच दीजिए। ठीक है भाई, खींच गए। अब नीचे की तरफ खींच दीजिए। तो उत्तरी ध्रुव से गई इस तरह से, और ये आएंगी इस तरह से। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से जाएंगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी। ये एक और खींच दिया मैंने इस तरह से भाई, तीर का निशान लगा दिया। अब यहां भी तो कुछ होंगी, कुछ इस तरह से खींच दीजिए भाई। ये इधर से आएंगी, एस में तो प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। यूं एक हाथ ऐसे सीधी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ये इनका झुकाव ये होगा, क्योंकि ये रेखा पता नहीं कितनी दूरी से घूम के एस की तरफ ही आएगी। ऐसे कुछ ऐसे कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये सब बाहर उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती दिखाई देंगी। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, और खींचना चाहें तो और खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप खींच सकते हैं। ये चित्र मैंने यहां बना दिया है, अच्छी तरह से इसको याद रख लेना भाई। अब देखिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, जो मैं चर्चा कर रहा था ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो क्या है समझ लीजिए। ये बाएं हाथ नियम है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। वैसे ये मेरा दाहिना हाथ है, पर आपको ये मेरा क्या दिख रहा होगा, बाएं हाथ दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको करके समझाता हूं। तो देखिए पहले समझ लेते हैं, समझ लीजिए मुझे क्या समझाना है। इस नियम के मुताबिक बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। आप ये मान के चलिए मेरा ये बायां हाथ है, आपको बायां दिख रहा है, तो आपके 3 उंगलियों को काम में लेना है, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। आप इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएं। तर्जनी और मध्यमा उंगली को देखिए 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। इसी तरह ये अंगूठा तो कुछ टेढ़ा दिख रहा है, पर इसको मान के चलिए सीधा। तर्जनी और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जना, सॉरी आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब आगे की चीज पढ़िए। तर्जनी, अब तर्जनी क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और मध्यमा, इसमें प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा को, दिशा को दर्शा रही है। तो अंगूठा इस धारा के कारण या किसी धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाइए
कौन सी 3 उंगलियां लिख दें तो और अच्छा है। अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, और यदि इनमें तर्जनी किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा या चालक की गति को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा इस स्थिति में उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। ये क्या है भाई, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने लिख दिया है, तर्जनी अंगुलियां क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगुष्ठ क्या बताएगा, लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। मैंने यहां लिख दिया है, देखिए 3 उंगलियां लंबवत फैला दी है, ये अंगुष्ठ है, अंगूठा ये क्या है हमारी तर्जनी, और ये क्या है मध्यमा। ठीक है, मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा को, आई मतलब धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। एफ का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, अर्थात तार पर, चालक पर लगने वाला बल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, और आई करंट इन द वायर, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक है भाई, अब एक चित्र और है भाई आपके इसमें परवर्ती, देखिए ये क्या है, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। मैंने बताया ना, इसको देखिए आपको बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसको समझिए भाई। मैंने बताया ना, कोई धारावाही चालक है, अर्थात कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने बताया ना, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए क्या है, कोई चालक है और इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चारों ओर देखिए इस तरह से, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अर्थात जैसे बराबर दूरी इधर, बराबर दूरी इधर, बराबर दूरी इधर, इस तरह एक वृत्ताकार इस तरह से। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, अपने दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से। यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ा जाए कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए, अर्थात धारा अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं, कर्ल होती हैं, ठीक है, वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये मैंने अपने आप नहीं कहा है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कि आप कोई तार लीजिए, जैसे मैंने यहां ये कोई तार लिया है, ये चालक लिया है, इसमें ये बैटरी है, धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, और आप जानते हैं धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, तो धारा की दिशा क्या होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से प्रवाहित की है, और यहां इस तार को एक गत्ते के बोर्ड से निकाला गया, गत्ते के बोर्ड से निकाला गया। फिर मैंने क्या कर दिया, अब आप जानते हैं जैसे ही धारा को प्रवाहित करेंगे इस कुंजी की को दबाने पर क्या होगा, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक को लोहे के कण आकर्षित कर दें, या लोहे के कणों को चुंबक आकर्षित कर दिए। तो मैंने लोहे का बुरादा लिया और बुरादे को इस कार्डबोर्ड पर, भाई ये देखिए मान लीजिए ये कोई कार्डबोर्ड है ना, और ये चालक है, इसमें छेद करके मैंने इस चालक को इसमें से निकाल दिया। अब इस चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र है, अब इस पर मैंने क्या पटक दिया, लोहे का बुरादा पटक दिया, तो वो ऑटोमेटिक इस तरह से घेरा बना लेगा। आप करके देखना, बहुत आसान प्रयोग है। एक सेल लेना और एक तार लेना, तार को आप क्या करें, एक कार्ड का बोर्ड लेना या कोई गत्ता लेना या कागज ले लेना, कागज में छेद करके तार को निकाल लिया। अब इस तार के एक सिरे को धन सिरा मानते हुए, एक को ऋण सिरा मानते हुए सेल से जोड़ देना, और जैसे ही इसके चारों ओर हम बुरादा पटकेंगे तो वो इस तरह से संकेंद्रीय वृत्त बनाएगा, जो यहां बन रहे हैं। देखिए ये संकेंद्रीय वृत्त है ना, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये चित्र भी आप याद कर लेना भाई। अब ये मैंने बता दिया, अगर धारा की दिशा यूं है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं होगी। ठीक है, तब दिशा कैसे बनाएंगे, यूं है। देखिए अगर धारा यूं जा रही है, धारा यूं जा रही है इस पॉइंट की तरफ, तो अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का होगा यूं, अर्थात तीर का निशान कैसे लगाएंगे, यूं लगाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने यहां लगा दिया है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, धारा की दिशा। फिर एक चित्र और है इसमें, किसी परनलका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, आपको पता ही है।
कि परनल का क्या होता है, किसी कुचालक बेलन के चारों ओर यदि विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेकों फेरे लपेट दिए जाएं तो इस प्रकार की संरचना परनल का कहलाती है। और आप जानते हैं किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये कोई बेलनाकार नली है जो कुचालक है, अंदर से खोखली है, इसके चारों ओर मैंने विद्युत रोधी तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेट दिए। अब इन तारों से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अंदर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, और वही चुंबकीय क्षेत्र है एन से एस की तरफ। तो देखिए यहां मैं, देखिए इस चित्र को ध्यान से सोचिए, यहां क्या किया, ये यहां से लेकर, और मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, ये है यहां से लेकर और यहां तक ये कुचालक बेलन है, और यहां से लेकर ये कुचालक बेलन है। अब इसमें मैंने ये विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरह से होगा ना, ये इस तरह से है ना, तीर का निशान भी लगा देना है। और मैंने यहां करंट लिख दिया, चाहे तो आप ऐसे प्लस और ये माइनस भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप, और यहां कुंजी जोड़ना चाहें तो कुंजी भी जोड़ देना है, माइनस, और ये क्या हो जाएगी, बैटरी भी। इस चित्र को आप ढंग से याद कर लेना। और ये क्या है भाई, परनलका के अंदर, जैसे ये परनलका अंदर से खोखली, इसके अंदर अगर कोई स्टील की रॉड रख दें या लोहे का कोई पदार्थ डाल दें तो उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम, विद्युत चुम्बक। तो ये विद्युत चुम्बक बनाना है भाई। देखिए, किसी विद्युत धारावाही परनलका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, ठीक है। जो इसी तरह हम विद्युत चुम्बक बनाते हैं। इस चित्र को भी आप याद कर लेना भाई। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। बताइए, ये 2020 में आया है प्रश्न, धातु जिसे चाकू से काटा जा सके, नर्म, मैंने बताया ना सीजियम और गैलियम, ठीक है, नर्म है, इनके गलनांक भी कम होते हैं। पोटेशियम और सोडियम ये भी नर्म है, इनको चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो आप सोडियम लिख सकते हैं, पोटेशियम आप लिख सकते हैं, कोई सा भी इसमें आंसर आप लिख देना भाई, ठीक है। चमकदार अधातु, देखिए अधिकतर धातुओं पर चमक नहीं होती, जैसे सल्फर है, कार्बन है, इन पर चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन ही एकमात्र, ध्यान रखना, अधातु है जिस पर क्या होती है, चमक होती है। ये चमकदार क्या है, अधातु है आयोडीन। धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल पारे को छोड़कर, पारा Hg, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा कहें, मरकरी कहें, ये कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तन्य धातु, आघात मतलब धातुओं को क्या है, पीट पीट कर चौड़ा किया जा सकता है, जैसे लोहा है पीट पीट के चौड़ा कर सकते हैं, सोना सबसे आघात वर्धनीय, और तन्य, तन्य का मतलब जिनके तार खींची जा सके। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु माना जाता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सुनारा आपने देखा होगा, 1 ग्राम के क्या क्या गहने बना देता है, 10 ग्राम के तो बहुत कुछ बना देता है वो। तो सबसे आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन सी है, सोना। और नंबर 2 पर आती है चांदी, और तीसरे पर आती है तांबा, ध्यान रखना भाई। धातु जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है, सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चांदी में, इसलिए चांदी सबसे ज्यादा, चांदी Ag जिसका सूत्र है भाई, प्रतीक है, तो चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। अब चांदी चूंकि महंगी आती है, इसलिए भाई इसके तार हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसके स्थान पर हम एल्युमिनियम का या कॉपर का प्रयोग करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं। अधातु जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है, सबसे ज्यादा अधातु जो अनेकों रूपों में पाई जाती है वो है कार्बन, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो कार्बन का कोई ना कोई अपर रूप है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो पेड़ पौधों से जितने भी उत्पाद हैं वो सब कार्बनिक पदार्थ हैं। जो भी हम खा रहे हैं वो कार्बन से युक्त होता है अमूमन। एक प्रश्न और आ सकता है, जैसे ये प्रश्न है ना, धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है वो पारा है। ये अगर धातु की बजाय अधातु आ जाए, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। देखिए अधातुओं की विशेषता क्या है, अधिकतर अधातुएं या तो ठोस रहेंगी या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। केवल और केवल ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन Br2, जो अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसको याद रख लेना भाई। अब
देखिए, चांदी के बर्तन कुछ समय तक खुले रखने पर काले हो जाते हैं, जबकि तांबे के बर्तन अपनी चमकदार भूरी सतह खो देते हैं। खुले में रखने पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के पात्रों पर। हवा में मौजूद उन पदार्थों के नाम बताइए जिनके साथ ये धातुएं प्रतिक्रिया करती हैं और बनने वाले उत्पादों के नाम भी आपको लिखाना है। देखिए भाई, अगर चांदी का कोई बर्तन है वो लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो प्रदूषण के कारण वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वो अवशोषित करता है, जिसके कारण उस पर काला रंग आ जाता है Ag2S बनने के कारण। और इसके लिए क्या है भाई, क्रिया होगी, Ag जो चांदी का बर्तन है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, प्रदूषित गैस है जो निकलती है विभिन्न पदार्थों के उससे, तो क्या बनेगा भाई, अब इससे बनेगा क्या, Ag2S। इसी तरह मैं समीकरण लिखूंगा, क्योंकि मेरी जो पेंसिल है भाई इसकी जो बैटरी है वो कम हो गई, तो मैं आईपैड से, देखिए इस आईपैड में यहां लगा रहा हूं, जिससे ये कुछ समय के लिए 10-20 सेकंड चार्ज हो जाएगी, फिर मैं इस समीकरण को लिख दूंगा। अब मैं आता हूं दूसरे में। इसी तरह अगर कोई ताम्र पात्र है, ठीक है भाई, ताम्र पात्र को भी कुछ समय तक हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो भी काला पड़ जाता है। तांबा जैसे चमकदार होता है ने, ठीक है, काला तो चांदी का पड़ता है, लेकिन ताम्र पात्र है कुछ समय तक अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो हरा रंग बनने लग जाता है कालमा के साथ साथ। और वो क्या है भाई कि जो तांबे का जो पात्र है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी अर्थात H2O, ठीक है, इनको ग्रहण करता है, जिसके कारण इसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट बनने के कारण वो हरे रंग का बनता है। तो चलिए मैं पहले उस समीकरण को बन देता हूं। चांदी के पात्र वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषित गैस H2S को ग्रहण करके क्या बना दें, Ag2S। Ag2S क्यों है, क्योंकि Ag ऐसी धातु है जिसकी संयोजकता एक है, S सल्फाइड की 2 है, तो Ag2S बनेगा। इसकी संयोजकता यहां लिखेंगे, इसकी यहां लिखेंगे, Ag2S प्लस H2। तो देखिए अभी संतुलित नहीं है तो यहां 2 Ag लिख देंगे। तो ये Ag2S बनने के कारण ये कैसी दिखाई देती है, काली। धातु जो है वो कैसी हो जाएगी, चांदी की धातु कैसी हो जाएगी, काली रंग हो जाएगी। तो देखिए मैं लिख भी दिया है, हवा में मौजूद वे पदार्थ जिनके साथ चांदी प्रतिक्रिया करती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चांदी इन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके अपनी सतह पर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बनाती है। Ag2S क्या है, सिल्वर सल्फाइड है जो काले रंग का होता है, उसकी परत अपने ऊपर बनाती है, इस कारण चांदी के बर्तन काले दिखाई देते हैं। कॉपर की बात करते हैं, हवा में मौजूद वे पदार्थ जिनके साथ तांबा प्रतिक्रिया करता है, और वे कौन सी है, एक तो नमी है H2O, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तांबा इन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके अपनी सतह पर कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, क्यूप्रिक कार्बोनेट बना लेता है, या कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखिए यदि कॉपर ने ग्रहण कर ली कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी भी ग्रहण कर लिया, नमी भी ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बनाएगा, CuCO3 प्लस H2। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ये हरे रंग का होता है। ये कैसे रंग का है, हरे रंग का, इसलिए ये दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर ग्रहण करे क्या, O2 को, ठीक है, और H2 नमी को ग्रहण करे, तब क्या बना लेता है, CuOH का, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये भी कैसा रहता है, हरे रंग का। तो ये दो कारण है भाई जिसके कारण ये अपना रंग बदल लेते हैं। इसको ढंग से आप पढ़ लेना भाई। अब देखिए सोने के ऐसे 2 गुण लिखिए जो इसे आभूषणों के लिए सबसे उपयुक्त धातु बनाते हैं। फिर 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक हैं। फिर नंबर 3, 2 धातुओं के नाम बताइए जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना वाले आयनिक यौगिक CaO के निर्माण की व्याख्या करिए। कैल्शियम और ऑक्सीजन की परमाणु संयुक्ता 20 और 8 दी गई है। तो देखिए सोने के 2 गुण जो इसे आभूषणों के लिए सबसे उपयुक्त बनाते हैं, एक तो है सोने की आघात वर्धनीयता अर्थात लचीलापन, और दूसरी है तन्यता अर्थात तार खींचने का गुण। तो देखिए सोने का लचीलापन और तन्यता गुणधर्म इसे आभूषणों के लिए उपयुक्त बनाता है। साथ ही सोने की कम प्रतिक्रियाशील प्रकृति के कारण सोना बिल्कुल अक्रिय है भाई,
इसको वातावरण में खुला भी छोड़ देंगे तो ये अन्य से क्रिया नहीं करता है, इसलिए आभूषण सोने के बनाए जाते हैं। अन्य के साथ एक क्रिया नहीं करता है, इसलिए लंबे समय तक ये सोने के आभूषण चमकदार बने रहते हैं। ठीक है, तो पहला है लचीलापन, दूसरा है तन्यता और तीसरा है अन्य पदार्थों के साथ क्रिया ना करने का गुण। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न क्या था, दो धातुओं के नाम बताने जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। मैंने बताया था चांदी और तांबा। ठीक है, सॉरी चांदी और सोना। ठीक है, पर ये महंगी है इसलिए भाई तार इनके नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, उन धातुओं के नाम जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं, जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, वो मैंने कई बार बता चुका हूं भाई इस वीडियो में। गैलियम और सीजियम, Ga और Cs, ऐसी दो धातु हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, अर्थात हथेली में रखने पर ये पिघल जाते हैं। अब CaO कैसे बना, आप जानते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये लिख जाएगा 2 8 8 2, अर्थात इसके आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। और अभी अष्टक पूरा करना चाहे तो 6 इसको चाहिए, तो 6 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों के दान करने के कारण Ca 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करने के कारण ये क्या बनाता है, Ca+2 धनायन बनाता है। ठीक है, इसी तरह बात करें हम O, ऑक्सीजन का क्या है भाई 8 है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 2 6, अर्थात इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, तो ये सीधे सीधे यहां से 2 ले लेता है। ठीक है, यही मैंने बता दिया भाई। देखो Ca के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है और ऑक्सीजन के पास 2 6 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ca+2 हो जाता है दान। भाई जो दान करेगा वो धनी है, तो Ca 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है इसलिए Ca+2 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है इसलिए वो ऋणी है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, है ना, तो ये O-2। ठीक है, ग्रहण करने वाला ऋणी, दान करने वाला धनी, ध्यान रखना भाई। और तब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कुछ नियम और देख लेते हैं। मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने भाई आनुवंशिकता के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। तो मेंडल ने जो मुख्य 2 नियम है भाई आपके, एक तो प्रभावता का नियम है। प्रभावता का नियम क्या है कि जब 2 विपरीत लक्षणों से युक्त पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए पहला जो प्रभावता का नियम वो क्या है कि एकल लक्षण जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी होता है वही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। यही है कि जब 2 ऐसे पादपों के बीच संकरण कराया जाए जिसमें अलग अलग गुण हो, एक लंबा हो एक बौना हो, तो पहली पीढ़ी में केवल जो प्रभावी गुण है वही प्रकट होता है। अब लंबेपन और बौनेपन में से प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबापन का, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात सारे पौधे लंबे ही पौधे प्राप्त होंगे। मतलब एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है, दोनों के बीच संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। चाहे जनक पौधे कैसे, एक लंबा है और एक बौना है, फिर भी पहली पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और यही क्या है, प्रभावता का पहला नियम है। जैसे यहाँ शुद्ध पौधे को कैसे दिखाया जाता है, शुद्ध लंबे पौधे को डबल टी से और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से। और जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये टी और ये टी, और इसका भी ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब चाहे ये टी इससे क्रिया करे और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से क्रिया करे तब भी टी बनेगा, और चाहे ये इससे क्रिया करे तब भी स्मॉल टी बनेगा, चाहे ये इससे क्रिया करे तब भी टी और टी बनेगा। कैसे भी क्रिया करे ये टी ही बनना है। इसमें कैपिटल टी क्या है, प्रभावी लक्षण है, लंबाईपन का गुण। तो जब तक कैपिटल टी विद्यमान है पौधा कैसा रहेगा, लंबा ही रहेगा। जब तक दोनों स्मॉल टी नहीं आएंगे वो लंबा नहीं होगा, वो बौना रहेगा। ठीक है, तो बौना कब होगा, जब दोनों स्मॉल टी आ जाए। ठीक है, तो पहली पीढ़ी जो F1 पीढ़ी है संकरण के बाद सभी पौधे कैसे हैं, टी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पैदा हो रहे हैं। इसलिए पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं,
यही क्या है, प्रभावता का नियम है। दूसरा है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसको पढ़ लेना भाई। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वयं परागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात पृथक्करण हो जाता है। यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। दूसरी पीढ़ी में ये एक निश्चित अनुपात में जो विपरीत गुण है वो प्रकट हो जाते हैं। यही क्या है, पृथक्करण का कहलाता है। अब जैसे इसकी दूसरी पीढ़ी बनाएं, देखिए कैसे बना सकते हैं। इसका कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए इसका कैसे बनाएंगे। देखिए टी स्मॉल टी। तो देखिए दूसरी पीढ़ी में कैसे पैदा होंगे। अगर ये टी इससे क्रिया करे तो टी, और ये टी इस टी से क्रिया करे टी और टी। अगर ये टी इससे करे तो टी, और ये टी इस टी से क्रिया करे तो टी। तो देखिए ये तो लम्बा है, शुद्ध लम्बा है, ये अशुद्ध भाई, चाहे इसमें बौनापन का गुण है, दिखाई तो बाहर से लंबाई दे रहा है तो अशुद्ध लंबा। ये भी संकर लंबा, अशुद्ध कहें या संकर लंबा कहें, और ये क्या है, बौना। तो दूसरी पीढ़ी में किस अनुपात में, लंबे कितने के, लंबे और बौने का अनुपात निकालें। दूसरी पीढ़ी में तो कितना आ जाएगा, लंबे कितने, 1 2 3, और बौने कितने के, 1। ठीक है भाई। और अगर शुद्धता के आधार पर करें तो 1:2:1, 1 शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं, 1 शुद्ध बौना है। ठीक है भाई। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, दूसरी पीढ़ी में भाई देखो पढ़ देता हूं भाई। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। मतलब दूसरी पीढ़ी में ये जो गुण है वो अलग अलग विशेष अनुपात में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाकर दूसरी पीढ़ी में ही प्रकट होते हैं। यही क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। और इसके उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी 2 तरह के लिए उसने, एक तो पहला पौधा क्या था जिसके बीज कैसे थे, गोले और पीले थे, गोल और पीले वाला। और दूसरा कैसा था जिसमें झुर्रीदार और हरा रंग, झुर्रीदार और हरा रंग वाला 2 पादप। इनके बीच जब संकरण कराया तो देखिए ये लिया। अब गोल वाले को मैंने डबल आर और पीले के लिए डबल वाई इस्तेमाल किया है, डबल में लेते हैं गुण भाई। इसी तरह झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरे बीज के लिए ये स्मॉल वाई इस्तेमाल किए। अब इनके बीच संकरण कराया तो देखिए आर वाई ये टूट जाएंगे, आर वाई भाई, क्योंकि पौधा कैसा है, गोल बीज वाला, गोल पीला बीज। तो देखिए गोल के लिए एक आर चाहिए और पीले के लिए एक वाई चाहिए, तो कैपिटल आर और ये वाई आ गई, इस कैपिटल आर के साथ ये वाई आ गई। तो ये जब इनका विभाजन हुआ तो कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई। इसी तरह से देखिए इस आर के साथ ये स्मॉल वाई तो आर वाई बन गई, और इस आर के साथ ये स्मॉल वाई तो ये आर वाई। तो ये कैसे हैं भाई पौधे, ये कैसे हैं, गोल पीले, गोल बीज कैसा है इनका, कैसे मटर के पौधे हैं जिनके बीज गोल भी हैं और पीले भी हैं, और ये कैसे हैं, झुर्रीदार हैं और हरे बीज हैं। ठीक है। अब इनके बीच संकरण कराया, अब ये कराया इनके बीच संकरण। संकरण कराने के बाद पहली पीढ़ी जब होगी तो वो देखिए चाहे ये इससे क्रिया करे, चाहे ये इससे क्रिया करे, या ये इससे क्रिया करे, कोई सा किसी से क्रिया करेंगे, क्या बनाएगा, आर। देखिए आर और ये स्मॉल आर, वाई और ये स्मॉल वाई, तो आर आर वाई वाई, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहली पीढ़ी में सब कैसे होंगे, चाहे संकर पैदा हो रहे हैं लेकिन वो सब कैसे, गोल और पीले बीज हैं, गोल और गोल पीले। लेकिन दूसरी पीढ़ी में अब इनका देखिए अलग अलग कर लीजिए। आर के साथ एक बार तो मैंने वाई ले लिया, एक बार इस आर के साथ ये स्मॉल वाई लिया, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लिया, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लिया। इनको ऐसे लिख लिया। फिर इसका इससे संकरण होगा तो क्या बनेगा, आर आर वाई वाई।
भाई आर से आर करेगा, वाई से वाई करेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसको और दिखाएं, अगर ये इससे क्रिया करे तो देखिए आर आर से क्रिया करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, तो ये भी गोल और पीला होगा। ये इससे क्रिया करे तो इसमें आप देख लीजिए, इसको बना लेना, आपको वैसे पता है ढंग से। और अगर फिर भी ये कम समझ में आया हो तो आप मुझे सीधे सीधे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत लंबा। तो इस वीडियो को करते ही यही समाप्त। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त करोगे। इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं अन्य विषयों के पेपर भी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरा ये वीडियो इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, मिलते क्या अंग्रेजी के वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक बाय।